सो या वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लेक्चर वन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने शुरू किया था, है ना। और लेक्चर वन में हमने क्या क्या पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो चीज़ हमने पढ़ा। प्लस हम लोग जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े, स्पीड ऑफ लाइट आपका वैक्यूम में कैसा होता है, एयर में कैसा होता है। ओके, वो सब चीज़ के बारे में पढ़े जो हम लोग को ज़रूरी है, राइट। आज ये लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्लास ब्लॉक में कैसे लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल इमेज कैसे बन रहा है वो पढ़ेंगे, और फिर प्रिज्म में लाइट कैसे रिफ्रैक्ट हो रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर में यही चार टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या फैक्टर्स जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन जो है इफेक्ट करता है, वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो लेक्चर नंबर 3 में होगा। और लेक्चर नंबर 4 में फिर आपका क्रिटिकल एंगल्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के ऊपर होगा। तो टोटल 4 से 5 लेक्चर होंगे ये चैप्टर के। तो ये लेक्चर 2 में हम 4 चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, क्या है वो 4 चीज? पहला पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। फिर मल्टीपल इमेज के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल इमेज थ्रू थिक प्लेन मिरर। और फिर हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो ये जो भी टॉपिक है मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ वो सारे समझने वाले टॉपिक है। ठीक है, सब के सब जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसमें समझना है, आप चीज़ें रटोगे तो नहीं होगा। ओके, पहले वाले चलो थोड़ा बहुत रटने वाला भी चीज़ था। ओके, लेकिन ये चीज़ आप नहीं रट सकते, आपको समझना है, राइट, क्या होता है क्या नहीं। तो हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के साथ। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि जब भी हमारा, ये प्रिंसिपल के हिसाब से हमेशा लाइट रे का जो पाथ होता है वो रिवर्सिबल होता है, राइट। सपोज यहाँ से एक लाइट जा रहा है, ओके, वो कुछ डेविएट होके वो इस तरफ निकल रहा है, राइट। तो अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो वो ये चीज देखेगा, राइट। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर को शिफ्ट कर दूं, उसको यहाँ से कहाँ रख दूं, इस जगह रख दूं, ठीक है, तो इस जगह अगर वो आ जाता है तो भी वो वही चीज देखेगा, राइट। मतलब सपोज ये एक प्रिज्म है, राइट, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, यहाँ से हमने रे ऑफ लाइट को यहाँ डाला, ये ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा हुआ, राइट। तो अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको रे ऑफ लाइट ऐसा जाते हुए दिखेगा और ऐसा निकलते हुए दिखेगा। लेकिन जब ये ऑब्जर्वर को मैं यहाँ रख दूँ, शिफ्ट कर दूँ, तो उसको क्या लगेगा, ये जो है इंसिडेंट रहेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे। मतलब चेंज, लाइट के पाथ में कोई चेंज नजर नहीं आएगा उसको, वही लाइट जो है वही पाथ लेगा जो पाथ से वो आया। ठीक है, वो प्रिंसिपल वही बोल रहा है, प्रिंसिपल वही बोलता है कि जो लाइट, मतलब जो पाथ में लाइट आ रहा है वही पाथ में लाइट फिर से क्या होता है, रिटर्न करता है। इसी को अगर हम लोग समझेंगे तो मैं बताता हूँ आपको कैसे जो है समझना है। तो कंसिडर अ रे ऑफ लाइट एओ। ओके, सपोज हम लोग यहाँ पर एक जो है, देखिए यहाँ पर एक लाइट लीजिए, ठीक है, ये सोच लीजिए आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है ए बी, इसमें मैंने एक लाइट को इंसिडेंट किया, ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, दैट इज क्या, पी क्यू। ओके, ये मेरा लाइट है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू लाइट है मेरा। ओके, अब ये पी क्यू लाइट इंसिडेंट कर रहा है, अब ऑब्वियसली वो मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2 है। हम्म, तो वो कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। हम लोग को नहीं बताया कि वो रेरर है या डेंसर है या कुछ है,
राइट। नहीं बताया वो तो कुछ डेविएट नहीं होगा। अगर कुछ स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता या कुछ होता तो डेविएट होता ना, नहीं होगा वो डायरेक्टली ऐसे जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर को इस जगह से शिफ्ट करके यहाँ रख दूँ, मीडियम 2 में रख दूँ, तो उसके लिए वो हो जाएगा क्या, इंसिडेंट लाइट। और वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये मीडियम 1 में अगर एक आदमी को आप रख रहे हो तो उसके लिए वो इंसिडेंट रे होगा और ये रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मीडियम 2 में एक आदमी को रख दूं तो वो होगा इंसिडेंट रे और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। वो जो होगा रिफ्रैक्टेड रे होगा। क्लियर। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पर वो बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज, अगर मैं मीडियम 2 को विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 लग रहा हूँ, मतलब आपको पहले क्या लिखना है, मैं बोला हुआ था जो रेस्पेक्टिव होगा वो सबसे पहले होगा, है कि नहीं। हाँ, तो वही आपको लिखना है। रुकिए, तो जो मीडियम 1 होगा वो ऐसे लिखना है, ठीक है। मतलब ऐसे लिखना होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ओके, तो अगर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 देखोगे तो 1 में क्या है, आई है, और मीडियम 2 में क्या है, आर है। तो मीडियम यहां पर आप लिखोगे साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर। समझ में आया। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं ये मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कर रहा हूं, अगर मैं मेरा ऑब्जर्वर को चेंज कर दूं, ठीक है, मेरा ऑब्जर्वर को चेंज कर दूं, मेरा ऑब्जर्वर अब यहां नहीं है, ठीक है, मेरा ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ है, तो उसके लिए ये आर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और ये आई जो है वो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 अगर देखेंगे तो क्या होगा, पहले जो होता है 1 लिखोगे और यहाँ लिखोगे क्या, 2, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, साइन आर बाय साइन आई। समझ में आया, साइन आर बाय साइन आई, उसके लिए उल्टा हो जाएगा वो, है ना, साइन आर बाय साइन आई हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ओके, अगर फिर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या, 2, वैसे लिखोगे। तो ये वाला क्या था फॉर्मूला, साइन आई बाय साइन आर, और ये वाला फॉर्मूला क्या था, ऊपर लिखा हुआ है साइन आर बाय साइन आई। समझ में आया। तो ये सब कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो यहां लिखोगे ना वो पहले बोलना आप, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। यहां से समझ में आया आपको। हाँ, ये ऐसा बोल सकते हो कि नहीं। इससे एक ही मतलब बनता है, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, राइट, हमने क्या एक पहले मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एयर, कितना आया था, 3/2 आया था कि 10⁸ तो कट गया था, 3/2 1.5 आया था कि नहीं आया था। हाँ? अगर मैं वही चेंज कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दूं, ग्लास कर दूं, मतलब मैंने रिवर्सिबिलिटी चेंज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगेगा, तो 3/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। ओके, तो दैट इज व्हाट 3/2 एंड 2/3, इसमें क्या लगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट, तो वही है आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आया।
हाँ, तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इफ यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, सो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास? तुरंत बता दोगे क्या होगा इसका आंसर? 2/3। आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। और इसका रीजन अगर आपको पूछे तो क्या बोलेगा, क्या बोलोगे आप? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये चीज हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिर क्या है, देखिए ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब या ब्लॉक। ओके, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ब्लॉक लेना है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लेना है। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, देखिए PQRS, ठीक है, PQRS मैंने लिया हुआ है। ऐसे करने से भी होगा, नहीं तो यहाँ पर R लिख दो, यहाँ पर S लिख दो, ठीक है, PQRS। ओके, अब ये मेरा क्या है, बता पाओगे कोई? ये मेरा क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे है। अब सभी को पता होगा कि ये कौन सा मीडियम होगा, ये वाला एयर, मतलब रेरर मीडियम, ठीक है। ये जो है रेरर मीडियम होगा, और ये जो ग्लास स्लैब के अंदर आ रहा है, मतलब ये कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम, ठीक है, ये जो है डेंसर मीडियम होगा। अब हमें ये रूल पता है कि कोई भी लाइट अगर रेरर से डेंसर आ रहा है तो वो क्या करेगा, नॉर्मल के करीब जाएगा, है ना। इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो सपोज मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना को नॉर्मल ड्रॉ करना बोलते हैं। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो जाएगा तो कैसे? ऐसे जाता, राइट। अगर उसका स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होता, उसका मीडियम चेंज नहीं होता, वो तो डायरेक्ट ऐसे जाता। लेकिन वो अब क्या करेगा, नॉर्मल के करीब जाएगा, ठीक है, नॉर्मल के करीब जाके ऐसा बेंड हुआ। ओके, अब यहाँ पर फिर से चेंज होगा मीडियम। ये तो सोच लीजिए आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, और वो बाहर आएगा कौन से मीडियम में? रेरर मीडियम में। अभी हमें पता है कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर आ रहा है तो वो बेंड क्या करेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखिए ये था उसका ओरिजिनल डायरेक्शन। अब इसके लिए यहाँ पर तो ये होगा ना इंसिडेंट रे, राइट। अब तो यहाँ पर क्या था, ये था इंसिडेंट और ये था रिफ्लेक्टेड। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे बन जाएगा, राइट। ये इंसिडेंट रे बन जाएगा, और जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, हमें रिफ्रैक्टेड रे बनेगा। तो देखिए यहां से आएगा, अब जाना तो था उसको ऐसा, राइट, जाता तो ऐसा, लेकिन वो क्या करेगा, अब नॉर्मल से दूर जाएगा। नॉर्मल से दूर गया तो देखो ऐसा बना। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ऐसा बना कि नहीं? और अगर मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके देखता तो वो कैसे जाता, ऐसा जा रहा था वो। ये पूरा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट था, और ये हम लोग का जो है लास्ट में मिला, क्या ये वाला मुझे लास्ट में मिला। ओके, अब मुझे पता है कि जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, उसको क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और जो नॉर्मल के साथ ये बनाता है इसको क्या बोलते हैं, देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी सेम चीज है, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, तो ये क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है रिफ्रैक्शन है तो इसको बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई कोई बुक में जो है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं देके एंगल ऑफ इमरजेंस भी देता है, ठीक है, ई बोल के डिनोट करता है। ये इमरजेंट हुआ ना, बाहर निकल गया, तो उसको इमरजेंट रे भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। आपको ये नहीं जो है अलग नहीं है, इमरजेंट रे और रिफ्रैक्शन, आगे जाके ये दोनों को क्या किया जाता है, इक्वल ही समझा जाता है, राइट। एंगल दोनों का इक्वल समझा जाता है, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा करके समझा जाता है, राइट। तो ये जो है हमारा क्या है, ओरिजिनल लाइट है, और ये हमारा इमरजेंट रे है। अब दोनों के बीच में आप देख पा रहे हो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं, आपको डेफिनेशन पूछूं लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे पुट फॉरवर्डेड, ठीक है, एंड द इंसिडेंट रे पुट फॉरवर्डेड। ओके, या फिर आप बोल सकते हो इट्स एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके राइट, ये बोलोगे आप क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज, ओके, इट इज डिफाइंड एज the perpendicular distance, it is defined as the perpendicular distance between किसके बीच, perpendicular distance x between क्या, emergent ray and original direction of incident ray, ठीक है, original direction of incident ray, ये होगा डेफिनेशन। बहुत बार आता है ये सवाल आपके बोर्ड में, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। और डेफिनेशन देने के बाद फिर आपको बोल देता है कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, बहुत बार ये सवाल आया है। तो पहला देखिए, थिकनेस ऑफ द ब्लॉक के ऊपर जो है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ द ब्लॉक मतलब आपका जो ब्लॉक है वो कितना मोटा है, ठीक है, कितना मोटा है। ज्यादा मोटा होगा तो ऑब्वियसली उसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, राइट। अगर आपका थिकनेस ज्यादा हुआ, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, थिकनेस अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं ज्यादा कर दूं, ठीक है, ये देखिए ये था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज मैं और थोड़ा सा सुला दूं, ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका डेविएशन भी जो है इस तरफ आएगा, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, डेंसिटी ज्यादा होना, राइट। अगर आपका ब्लॉक ज्यादा गहरा होगा तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ओके। तो वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी होता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वो बढ़ रहा है तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्या, वेवलेंथ, ओके। वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कमेगा, ठीक है। इसीलिए आप बोलोगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन से कलर का सबसे ज्यादा होगा, बताओ कौन से सबसे ज्यादा होगा, वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट या रेड का। आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे ज्यादा वॉयलेट का होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो किसका होता है, वॉयलेट का होगा, ठीक है। तो अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट वायलेट का ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेड का क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। और हमेशा हमें पता है कि वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो लगभग कितना है, 400 नैनोमीटर कुछ है, ओके। और हमारा रेड का अगर आप देखोगे तो कितना है, सोच लीजिए 760 से 780 नैनोमीटर हो रहा है, नैनोमीटर, ओके। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर हम लोग वेवलेंथ को इंक्रीज कराएं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, याद रखना है वो चीज, ओके। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट का होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और सबसे कम होगा रेड का। ये बहुत बार ये सवाल आता है, ठीक है, सब जगह है, पहले भी हमने पढ़ा, किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा, ओके, वॉयलेट और रेड का। फिर अब हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अंत आने तक, चैप्टर 5 चालू होने तक हम 4-5 जगह ऐसा पढ़ लेंगे, वॉयलेट रेड के ऊपर कंपैरिजन। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन एक जरूर आता है कलर के ऊपर, ठीक है। फिर आगे चल के स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में भी 1-2 चीज़ आने वाला है, ओके। सब चीज़ आ जाएगा दिमाग में तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ओके। अभी तो 2-3 बार ही आया है, अब आगे भी आने वाला है और 3-4 बार, राइट। तो ये अभी समझ में आ गया आपको। हमेशा से याद रखना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वॉयलेट का सबसे ज्यादा है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट रेड का सबसे क्या है, कम है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ये तो ग्लास लैब से खत्म हो गया, ये आपको लैब में भी करवाया जाएगा, ओके। लैब में भी वो एक्सपेरिमेंटल है, ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस के ऊपर।
तो एक ग्लास स्लैब आपको भी दिया जाएगा, ओके। और आप देखोगे पिन दो ठो जो है वो लगाते हैं, ठीक है। दो अलग जगह में पिन लगाएंगे आप, ओके, बड़ा बड़ा पिन, और उसका इमेज आपको देखना होगा मिरर एक रख के। तो वो एक लैब में भी करवाया जाता है, आपके स्कूल में शायद करवाएंगे। तो नेक्स्ट आपका क्या है, मल्टीपल इमेज। ये ध्यान से सुनना, बहुत लोगों का डाउट होता है ये वाला चीज में, कैसे जो है मल्टीपल इमेज बन रहा है और कैसे ये जो बोल रहा है वो सही है। वो क्या बोल रहा है देखिए, इफ अ पिन इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट एंड इज व्यूड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब थोड़ा टेढ़ा, इंक्लाइन वे में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इमेज आर सीन, बहुत सारे इमेज बनते हैं, वो ये चीज बोल रहा है। और फिर बोलता है ये सारे इमेज में से जो सेकंड इमेज जो बन रहा है, सेकंड इमेज जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्राइटेस्ट होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, ब्राइटनेस उनके ग्रेजुअली क्या होते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। तो अगर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं तो समझ में आता है, ठीक है। तो फिर पहला वाला क्यों नहीं, सेकंड वाला ही क्यों जो है सबसे ब्राइटेस्ट होता है। पहला वाला होना चाहिए, सेकंड वाला तो उससे कम होना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, सेकंड वाला ही क्यों ब्राइटेस्ट होता है, वो ध्यान से अभी ये डायग्राम को देखिएगा, ओके। ओके, रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, मैंने कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर एक स्लैब लिया है, ओके। और सपोज इसमें मैं दो रे ऑफ लाइट को क्या करता हूँ, इंसिडेंट करवाता हूँ। एक तो नॉर्मली मैंने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया, ओके। अगर इंसिडेंट आप नॉर्मली करवाते हो 90 डिग्री में करते हो तो इट पासेस अनडेविएटेड, वो ऐसा जाएगा और यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। इसका तो कोई मतलब नहीं है, हाँ, ये जैसे आया वैसे निकल गया। अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली डाल रहे हो, ठीक है, सपोज मैंने ऑब्लिकली ऐसा डाला, राइट। ऑब्लिकली अगर आप एक रे को डाल रहे हो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल में क्या करना है, एक नॉर्मल बनाना है। ये हमने नॉर्मल बनाया, जाना तो चाहिए उसको ऐसा, ऐसा जाएगा ना, वो जाएगा ना ऐसा, लेकिन वो ऐसा नहीं जाएगा, ओके। वो थोड़ा जो है क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, ये सोच लीजिए आपका नॉर्मल है, उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो क्या करेगा, जस्ट बिकॉज वो रेरर से डेंसर जा रहा है, ठीक है, रेरर से डेंसर आ रहा है मतलब इट पासेस टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ओके, टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा, ओके। टुवर्ड्स दी नॉर्मल जा रहा है वो, ओके। कुछ इस प्रकार से जाएगा, ओके, टुवर्ड्स दी नॉर्मल गया, क्लियर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल गया। अब वो जैसे यहाँ पर हिट किया, जैसे ही वो हिट करेगा यहाँ पर ऐसे कंप्लीटली जितना हिट किया उतना ही वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ओके, कंप्लीट रिफ्लेक्ट होगा वो। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पर एक फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, जाएगा तो ये ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। अब वो क्या करेगा देखिए, ये डेंसर टू रेरर आ रहा है, ठीक है, डेंसर टू रेरर मतलब इट विल पासेस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ओके। जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो जाएगा कैसे, ऐसे, पता चला आपको, हाँ, ये ऐसे निकला, ओके। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज जो है ये तो रिफ्रैक्ट हुआ और कुछ चीज रिफ्लेक्ट होगा, कुछ चीज रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर भी ये चीजें देखो क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, और कुछ चीज क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया, हाँ। यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आया, ओके, रे ऑफ लाइट को मैंने नॉर्मल डाला तो वो अंदर गया, अंदर गया मतलब मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज हुआ मतलब रिफ्रैक्शन हुआ, ओके, राइट। यहाँ पर ये वाला चीज जो है रिफ्रैक्शन हुआ, और कुछ चीज क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, रिफ्लेक्ट होगा, ओके। जैसे यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर देखिए ये जैसे गया ऐसे आ गया, ओके। अब यहाँ पर फिर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो है जनरली क्या होगा, कुछ रे ऑफ लाइट क्या होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और कुछ बाहर आ रहा है, बाहर मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब मैं फिर से ये वाला को ऐसे करता हूँ, ये इधर आया, ठीक है, ये गया। अब यहाँ पर फिर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, नॉर्मल मतलब ये जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन कैसे जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या, रिफ्लेक्शन,
होगा कि नहीं रिफ्लेक्शन। तो अभी आप ये कॉन्सेप्ट को देखिए, मैंने यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन लिया जो 100 था, सोच लो, ठीक है, 100% था, राइट। तो 100% में ये अंदर गया, अंदर गया मतलब ये हुआ आपका 95%, ठीक है। मान लो कोई कोई बुक में 96 भी होता है, ठीक है, एक दो में कुछ नहीं है, 95% सोच लो क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। और रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 5% हुआ कि नहीं, जो आपके बाहर निकले 5%। अब वो 95% है, अब वो जैसे आया वो वैसे ही क्या हुआ, कंप्लीटली रिफ्रैक्ट हो गया, 95% पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये जो अंदर ये जो सेकंड इमेज बन रहा है, इसमें कुछ चीजें क्या होंगे, कुछ चीजें क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सेम मीडियम में, और कुछ रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो 95% से आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि 92% आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, और 3% आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट। 95% का 5% अगर आप बोलोगे, प्रॉपर अगर बोलोगे तो वो होगा। इसका मतलब आप रफ रफ बोलोगे तो 95 से 92 रिफ्लेक्ट हुआ, और 3% क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अब ये 3% गया, ये कंप्लीटली पूरा 3% आएगा। अब ये 3% से कुछ रिफ्रैक्शन होंगे और कुछ रिफ्लेक्शन होंगे। तो 3% से मान लो कि 2% रिफ्रैक्ट हुए, तो 1% क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मान लो, है कि नहीं। 96%, 3% का 96% क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, और 3% का फिर 4% जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर मैं ये तीनों को देखूं, तो ये तीनों में देखने से आपको कौन सा इमेज आपको ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। पहले वाला तो सिर्फ 5% है, दूसरे वाला कितना है, 92%, और तीसरे वाले 2%, और आगे आगे जाओगे तो और कम होते होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये 1% रिफ्लेक्ट होगा, फिर एक का 96%, वैसे अब और नीचे नीचे जाओगे तो चीजें और कम होते जाएगा और डिम होते जाएगा। इसका मतलब देखिए, पहला वाला जो है 5% हुआ, लेकिन दूसरा वाला कितना रह रहा है, 92%, 92% रह रहा है, इसीलिए इसी को बोला जाता है कि ब्राइटेस्ट इमेज बना रहा है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि जो सेकंड इमेज बन रहा है वो ब्राइटेस्ट इमेज बन रहा है, ओके। ब्राइटेस्ट इमेज, क्योंकि ये देखिए आप उसको फिर पीछे लेके जाओगे, ठीक है, इसको पीछे लेके गए, इसको पीछे लेके जाओगे, ओके, इसको फिर पीछे लेके जाओगे, ये सब आपके इमेज बनेंगे, Q1 Q2 Q3, इस तरीके से आपका इमेज बनेगा। तो ये जो है आपका क्या होगा, सबसे ब्राइटेस्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो आपको बस यही जो है मल्टीपल इमेज में यही कॉन्सेप्ट समझना है कि 95 या फिर 96% क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और 4% से 5% आपके क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 4 to 5% रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये 95 को मैं गिरूंगा, ये 95 से कुछ 3% देखिए रिफ्लेक्ट हुए, और 95% से 92% क्या हो गए, रिफ्रैक्ट हो गए, ठीक है। रिफ्रैक्ट हो गया मतलब ये अगर मैं पीछे लेके जाऊँ तो ये सबसे ब्राइटेस्ट होगा, क्योंकि अब ये 92 के बाद अब तो ये 3 से काम बनेगा, 3 का फिर अब 2 हो रहा है, 2 का और कम हो जाएगा, फिर और कम, फिर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड इमेज ही सबसे ब्राइटेस्ट इमेज माना गया, ओके। समझ में आया मल्टीपल इमेज का कॉन्सेप्ट। सो प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म अगर मैं ड्रॉ करूं, सोच लीजिए ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, ओके। कुछ इस प्रकार का जो है प्रिज्म है, ठीक है। ये एक प्रिज्म है, सोच लीजिए, इसमें ये वाला जो आप मेरे को बताइए कि इसमें सरफेस कितने हैं, ठीक है। ये एक सरफेस है कि नहीं, ये वाला, एक ये है, दो, ठीक है, एक सामने दिख रहा है आपको, तीन, है कि नहीं, ये वाला तीसरा, ओके। और एक पीछे दिख रहा है, देखिए, एक, चार, और ये जो नीचे एक है, पांच, है कि नहीं, पांच सरफेस है ना। जिसमें हमेशा आपको याद रखना है ये जो साइड वाला जो है एक, ओके, और ये जो साइड वाला है, ये दोनों सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेस ऑफ द प्रिज्म, ओके। क्या, बेस ऑफ द
प्रिज्म, राइट। और ये जो ऊपर आपको देखने को मिलता है, ये बेशक आपको 3D में इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन इतना लंबा होता नहीं है, वो एक नोकीला टाइप का होता है रियल प्रिज्म में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये होता है क्या, रिफ्रैक्टिंग एजेस। ठीक है, क्या, रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो है सोच लीजिए, ये नाम दे दिया मैं ए, तो ये होगा क्या, कुछ एंगल होगा, इसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर प्रिज्म का डेफिनेशन बोला जाए तो क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है दैट इज बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी सर्फेसेस, 5 प्लेन सर्फेसेस इन अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये तो मैंने ऐसे डायग्राम किया, अगर वैसे मैं बताऊं, ठीक है, 2D शेप में, तो आपका प्रिज्म ऐसे रहेगा, एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, ये तो मैंने 3D वे में बताया तो आपको वैसे दिख रहा है। ओके, ये तो 2D में बोलूंगा तो एक ट्रायंगल के जैसा ही आपको लगेगा प्रिज्म, राइट। तो इट्स अ बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, याद रखना। अभी ध्यान से सुनना, उसका भी डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसका डेरिवेशन सोच लीजिए, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं ये डेरिवेशन से, समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि नहीं, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो यहां पर मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे लिया। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे के लिए अब ये तो मेरा सरफेस है, तो ये सरफेस के थ्रू मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, आप सोचोगे कि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं, ये सरफेस तो ऐसा है ना, तो सरफेस का परपेंडिकुलर। ओके, तो ये 90 डिग्री होगा। अब ऑब्वियसली ये मिरर अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये होगा, सोच लीजिए, नॉर्मल। अब उसको जाना तो चाहिए ऐसे, राइट, लेकिन अब वो आ रहा है क्या, रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो वो क्या करेगा, बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। उसका नॉर्मल कुछ ऐसा है तो वो क्या करेगा, ऐसा बेंड। ठीक है, वो कैसा हुआ, ऐसा बेंड हुआ, और ये बन गया आपका क्या, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये बन गया क्या, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर स्ट्राइक करेगा फिर से, ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का, तो यहां पर फिर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब वो क्या कर रहा है, डेंसर टू कहां आ रहा है, रेयर, तो यहां पर आपको एक नॉर्मल बनाना होगा। ठीक है, ये सोच लीजिए आपका नॉर्मल है, तो जाना तो चाहिए वैसे, लेकिन जाएगा क्या वैसे, नहीं। अब वो क्या करेगा, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो वो नॉर्मल के अवे गया, ऐसे गया। समझ में आया ये, हाँ। तो अगर मैं एंगल का बात करूं, ठीक है, तो एंगल ध्यान से देखिएगा, ये मेरा क्या है, एंगल I1, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल, राइट। ये है मेरा नॉर्मल, ये है मेरा क्या, रिफ्रैक्टेड रे, तो दैट विल बी एंगल R1। अब यहां पर इंसिडेंट हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इसके लिए इंसिडेंट रे बन जाएगा, है कि नहीं, एक इंसिडेंट रे बन जाएगा ना, और ये बन जाएगा क्या आपका, रिफ्रैक्टेड रे बनेगा ना, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसको इमरजेंट रे का नाम देते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, इमरजेंट रे का नाम। ओके, और हमेशा याद रखना, जो एंगल ये होता है ना I1, वही सेम एंगल ये होता है, तो इसलिए इसका नाम ई तो देना चाहिए, लेकिन ई नहीं देके क्या दे देते हैं, I2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये I1 और I2 हमेशा क्या होता है, सेम रहते हैं। ठीक है, अगर आपका डेविएशन मिनिमम हो रहा है तो। ठीक है, मिनिमम डेविएशन में I1 इज इक्वल टू व्हाट, I2, राइट, मिनिमम डेविएशन में। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर इमरजेंट रे को मैं फॉरवर्ड, सॉरी, बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, ठीक है, इमरजेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, और अगर मेरा ये इंसिडेंट रे, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो कैसा जाता, ऐसा जाता, जाता कि नहीं। तो वो जो हमारा जो फाइनल आंसर है, उससे वो कितना डेविएट हो रहा है, यही एंगल होगा डेविएशन का, होगा कि नहीं। जाना तो था उसको वैसा, लेकिन वो जा कैसे रहा है, ऐसे। अगर मैं उसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करता हूं तो ये मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल क्या है,
ये है ना, डेल्टा बोलते हैं उसको, ठीक है, डेल्टा ही बोलते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो है आपका इंसिडेंट रे है, राइट, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये होगा आपका नॉर्मल, आपको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेविएशन हुआ, पहला डेविएशन देखने को मिला, दैट विल बी क्या, डेल्टा 1। अब उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन गया कैसे, ऐसे, तो अगर उसको मैं प्रोड्यूस बैकवर्ड करूंगा तो ये होगा मेरा डेविएशन 2। समझ में आया, डेविएशन 2, इतना समझ में आ गया। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन करने से ध्यान दीजिएगा बस, आपने मैथ्स में एंगल्स के बारे में जानते हो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब जानते हो आप। हाँ, तो आप एक चीज ध्यान दो, ये सोच लीजिए मेरा एक क्या है, ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल, ओके। तो हमेशा मुझे पता है कि द एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, होता है कि नहीं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मतलब इसका कहने का मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और यहां पर ये जो I1 है, ओके, वो इसके समान होगा, होगा कि नहीं, इसके समान होगा कि नहीं, क्योंकि लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो होगा ये भी वही होगा, और यहाँ पर ये जो होगा ये भी वही होगा, होगा कि नहीं। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर एक और बोलूं तो I1 इजिकल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा 1 प्लस R1, और I2 इजिकल टू मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा 2 प्लस R2। समझ में आया। तो अगर यही तीन चीज को मैं आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, अगर ये तीनों चीज को मैं आगे लेके जाता हूँ, मेरा क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। I1 इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा 1 प्लस R1, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, ठीक है। और I2 इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा 2 प्लस R2, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, ठीक है। अगर मैं इक्वेट करूं, ठीक है, इक्वेट इक्वेशन 2 एंड 3, या फिर आप इक्वेट के जगह क्या लिख सकते हो, ऐड, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या, डेल्टा 1 प्लस R1 प्लस डेल्टा 2 प्लस R2। समझ में आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा 1 को एक जगह लिख दूंगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की जगह में क्या करूंगा, मैं डेल्टा पुट कर दूंगा, ठीक है, इक्वेशन 1 से, ठीक है, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1, ठीक है, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इन 3, ठीक है, इसका नाम दे दो, सॉरी, इन 4, ये इक्वेशन 4 दे दो, ओके। आप 1 को सब्सटीट्यूट करोगे इसमें तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पूरा, डेल्टा, ओके, डेल्टा प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ डेल्टा को यहाँ रखूं तो क्या होगा, I1 प्लस I2, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R2। समझ में आया। हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ओके। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आधा ही हुआ, ठीक है, डेरिवेशन अभी आधा है। तो ये समझ में आया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, बहुत जरूरी है ये डेफिनेशन, ठीक है। अब एक चीज हम लोग को मार्क करना है, यहां पर बनेगा क्या, एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्या है ये क्वाड्रिलेटर का नाम, ये वाला क्वाड्रिलेटर, APNQ, ओके। क्या बनेगा, APNQ,
क्यू। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ए पी एन क्यू में मैं बाकी सब मिटा दे रहा हूँ, ओके। आप बस खाली जो है ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ठीक है, चार साइड है ना। हाँ, अब इसमें याद रखना ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ओके। और ये हमें पता है ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज क्या, ए, ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो हम लोग को हिसाब कितना का मिल चुका, 90 90 और ए, मतलब कितना का 180 डिग्री, तो ये हुआ, ओके। और ये हो गया कितना, ए, राइट, 180 प्लस ए, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 360 माइनस 180 माइनस ए, तो ये लगभग कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ए, हुआ कि नहीं, हुआ ना। हाँ, समझ में आ रहा है, आपका टोटल एंगल है 360, मतलब हम लोग को दो एंगल मिल गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कितना ए, ये तो मिल गया। हमें ये वाला निकालना है, क्या होगा ये सोच लीजिए, एक्स, सब मिलके कितना है 360 डिग्री, हमें निकालना है क्या, एक्स, ओके, मतलब पी एन क्यू, ओके, एक्स मतलब क्या पी एन क्यू, तो एंगल पी एन क्यू जो होगा वो क्या होगा 90 प्लस 90 कितना 180, ओके, 180 प्लस ए, ओके, तो पी एन क्यू क्या होगा 180 प्लस ए इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री होगा ना। अगर मैं सिर्फ ये पी एन क्यू रखूँ या एक्स रखूँ तो ये 180 को मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा, और ये ए को भी मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो 360 माइनस 180 कितना, 360 माइनस 180 कितना 180, और ये ए इधर गया तो कितना होगा माइनस ए, ये क्या होगा एक्स इजिकल टू, तो ये मुझे मिल गया कि नहीं 180 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसीडर, ठीक है, ये तो समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको क्या नाम है ये क्वाड्रिलेटरल का, कंसीडर, क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए, हाँ, ए पी एन क्यू, ठीक है, कंसीडर ए पी एन क्यू एस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, ओके, एस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल बनेगा मेरे को बताइए, एक तो ये वाला एंगल, ये एंगल का नाम क्या है ए पी एन, ठीक है, एंगल ए पी एन, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, प्लस ये कौन सा एंगल है ए क्यू एन, ठीक है, ए क्यू एन, प्लस फिर कौन सा एंगल बनेगा पी ए क्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा पी ए क्यू, ओके, एंगल पी ए क्यू, ठीक है, और एक नीचे बनेगा क्या एंगल पी एन क्यू, ओके, राइट, एंगल पी एन क्यू, ये सब मिलके कितना होगा 360 डिग्री। हमें पता है ये कितना था 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री, ओके, और ये हमें पता है एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, और ये हमें नहीं पता एंगल पी एन क्यू हमें नहीं पता, ये सब मिलके कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी एन क्यू अगर मुझे निकालना है तो 90 प्लस 90 कितना 180, तो दैट इज 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ए, ओके, तो एंगल पी एन क्यू जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए, समझ में आया ये वाला। हाँ, अब एक चीज है, ये तो पी एन क्यू आपका निकला 180 माइनस ए, अगर मैं ये सब फिर अभी मिटाता हूं, यहां पर आप देखिए ये ट्रायंगल एक तो नजर आ रहा है आपको, यही ट्रायंगल लीजिए पी एन क्यू, पी एन क्यू, आपको पता है सम ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री, तो अगर ये R1 है, ये
R2 है तो ये कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा कि नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर लेता हूँ कंसीडर एंगल पी एंड क्यू एज कंसीडर ट्रायंगल पी एंड क्यू। ओके, तो आपका पता है R1 प्लस R2 और हमें एंगल पी एंड क्यू तो नहीं पता। ये सब तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री होगा। इससे हमें एंगल पी एन क्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, 180 डिग्री। तो ये सोच लीजिए मेरा इक्वेशन नंबर 5 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है 6। ठीक है, अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, ठीक है, इक्वेट 5 और 6, 5 एंड 6, तो मैं क्या बोलूंगा 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या R1 प्लस R2 बोल सकता हूँ। हाँ, इससे ये जो है कट जाएगा, राइट। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 होगा कि नहीं, है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या देना 7। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या R1 प्लस R2 दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये इक्वेशन को मुझे क्या करना है पुट करना है किसमें, पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर क्या इक्वेशन नंबर, ठीक है, सपोज उसको मैं 5 देता हूं, रुको, इसको 5 दूंगा तो इसको 6 7 8। ठीक है, तो पुट इक्वेशन नंबर 8 इन इक्वेशन नंबर क्या 5। ओके, और इक्वेशन नंबर 5 क्या था मेरा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अगर मैं ये पुट करता हूं तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 क्या है ए। ठीक है, और अगर ये ए को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या I1 प्लस। ठीक है, ये है आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो बेशक आपका सबका मुंह खुल रहा है अभी, ओके, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ओके, और आपको समझ तो आया होगा, बेशक लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन आपका डायग्राम है मेन। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लिए, और डायग्राम में आपको बस 3-4 रेफरेंसेस आपको जानना है, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज तो आप कर लोगे इजीली, नोटेशन आप कर लोगे, बस आपको क्या करना है एक बार ये क्वाड्रिलेटरल लेना है और एक बार ये ट्रायंगल लेना है, और आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड यू शुड नो व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर ये 4 से 5 चीज आप जान जाते हो तो आपका ये डेरिवेशन बन जाएगा, मजा आएगा। और आप कोशिश करोगे कि और लंबा लंबा करूं कर, ठीक है, हर छोटा छोटा चीज लिख के मैं 2 पेज करूं 3 पेज करूं, ऐसा मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, राइट। तो वही है, डेरिवेशन मेरे ख्याल से बहुत इजी है। ओके, बट ओनली थिंग इज कंसंट्रेटली आपको करना है, रटना नहीं है। ओके, आप अगर ऐसा रटोगे कि मुझे पहले ये करना है, फिर हाँ वर्टिकली अपोजिट ध्यान देना है, फिर इसको इक्वेट करना है, फिर ये क्वाड्रिलेटरल लेना है, फिर उसके 360 डिग्री करना है, फिर वो ट्रायंगल करना है, तो भूल जाओगे। एक तो स्टेप भूल गया मतलब गया। ठीक है, बस क्या क्या कंसिडर किया जा रहा है वो समझो। ओके, स्टेप को मत रटो, राइट। इसी के ऊपर फिर क्या है हमारा जो है फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं, बस आपको I1 I2 दे दिया होगा और डेविएशन दे दिया होगा या एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म देता है तो ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग एंगल ऐसे ले रहे हैं ना, ओके, जब भी हम प्रिज्म लेते हैं तो वो हम लोग का रेगुलर प्रिज्म होता है। ठीक है, क्या रेगुलर प्रिज्म, और रेगुलर प्रिज्म हमेशा इक्विलेटरल होते हैं। ठीक है, मतलब कितना होगा 60 डिग्री हो। ठीक है, अगर देता है तो सही बात है, अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो आप मान लीजिएगा कि आपका प्रिज्म क्या है
रेगुलर प्रिज्म है, ठीक है, और रेगुलर प्रिज्म कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको I1 और I2 दे दिया हो, ये दे दिया हो, तो आप डेविएशन निकाल सकते हो कि नहीं, दैट इज क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से। ओके, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, और दिस इज सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि मिनिमम डेविएशन का केस में क्या होता है, I1 इक्वल टू I2 हो जाता है। इसके मतलब I1 इक्वल टू I2 जब हो जाता है तो हम लोग इसको सिंगल क्या ले लेते हैं, I ले लेते हैं। कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेविएशन प्लस ए इज इक्वल टू क्या, I प्लस आई, तो क्या हो जाएगा 2i, तो डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i माइनस ए। फिर वो डेविएशन नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, डेविएशन मिनिमम, ओके, या फिर मिनिमम डेविएशन, इसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर क्या 2i माइनस ए। ओके, तो वो कैसे होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी व्हाट, डिपेंडेंस। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। तो पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस में डिपेंड करता है। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर हम लोग रियल एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में जानेंगे। रियल एंड अपरेंट डेप्थ मतलब वही होता है, ठीक है, कोई भी चीज अगर पानी के अंदर होता है, राइट, तो वो अगर सोच लीजिए ये आपका टंकी है, वो होता है यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन आपको नजर कहाँ आता है, यहाँ थोड़ा ऊपर नजर आता है, होता है कि नहीं, हाँ, आपका स्विमिंग पूल के नीचे भी आप देख लीजिएगा, जब आप स्विमिंग पूल में रहते हो तो आप छोटे नजर आते हो, ओके, आपका पैर जो है छोटा नजर आता है, राइट। तो ये सब किसके वजह से होता है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ की वजह से होता है, वो भी एक रिफ्रैक्शन का पार्ट ही है। फिर इसके बाद हम क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। बड़ा चैप्टर है ये, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, और 6 तो है ही नहीं कुछ, स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो तो है ही 3-4 पेज का। ओके, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। थैंक यू सो मच। ओके, आज ये लेक्चर ख़त्म करते हैं यहाँ पर।